दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आप दोनों पूरी निष्ठा के साथ में जनता की सेवा कर महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद एकनाथ शिंदे की ये पहली दिल्ली यात्रा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आज मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, शिंजो आबे की हत्या को अग्निपथ स्कीम से जोड़ा। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या को भारत में शुरू की गई अग्निपथ योजना से जोड़ दिया है। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला के जरिए शिंजो आबे की हत्या को सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ से जोड़कर लिखा है। जागो बांग्ला ने लिखा है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे को जिस तरीके से पेंशन नहीं मिल रही थी, भारत अग्निपथ स्कीम भी कुछ इसी राह पर है। जापान के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो नारा के पश्चिमी क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था कि कुछ ही घंटों के बाद उनकी मौत हो गई। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या पर अग्निपथ की छाया टाइटल से लेख लिखा गया है। इस लेख में कहा गया है कि शिंजो आबे को मारने वाला शख्स भी सेना में 3 साल काम करके रिटायर हुआ था, जिसे पेंशन भी नहीं मिल रही थी और कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। ठीक उसी प्रकार से भारत में सरकार अग्निपथ स्कीम ला रही है। अगली बड़ी खबर, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर अपनी ही सरकार पर जमकर भड़के वरुण गांधी। बोले महिलाओं को दिखाया था धुएं से आजादी का सपना, लेकिन सिलेंडर बना सजावट की वस्तु। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी इन दिनों देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। बीते लंबे समय से वरुण गांधी को आम जनता के सवालों को उठाने और अपनी ही सरकार को घेरते देखा गया है। इसी क्रम में अब वो रसोई गैस के बढ़ते दामों से गरीब जनता की बदहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। अपने नए ट्वीट में वरुण गांधी ने कहा कि चूल्हे पर लकड़ियां जल रही हैं और लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बना हुआ है। गैस की पासबुक के पन्नों में महीनों से कोई भी एंट्री नहीं चढ़ी है। ये उन लाखों महिलाओं का दर्द है जिन्हें हमने धुएं से आजादी का सपना दिखाया था। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने हम पर सबसे अधिक भरोसा जताया था। आपको बता दें कि दरअसल देश के कई गरीब परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मुहैया कराए गए थे, लेकिन लगातार बढ़ रहे महंगाई और रसोई गैस के दाम के कारण अब उन्हीं सिलेंडरों को भरना गरीब इंसान की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में चाचा शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा ऐलान, अखिलेश यादव को नहीं होगा यकीन। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। योगी सरकार के विपक्षी और समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जनसत्ता दल के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और बसपा नेता उमाशंकर सिंह भी के साथ हैं। बता दें कि कल द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची थी और उन्होंने वहां पर बीजेपी और सहयोगी दलों से समर्थन मांगा था। बता दें कि एनडीए उम्मीदवार के सम्मान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक डिनर का आयोजन किया था। उसमें सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, राजा भैया और बसपा विधायक भी शामिल होने पहुंचे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ऑफिस में हुई बैठक में द्रौपदी मुर्मू का बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों अपना दल और निषाद पार्टी के नेताओं ने जमकर स्वागत किया और उन्हें अपना समर्थन देने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि फिलहाल विपक्ष के नेताओं द्वारा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना काफी अहम है, क्योंकि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला विपक्षी खेमा राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहा है। अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश राजभर को आमंत्रित नहीं किया था। राजभर ने शुक्रवार को मऊ में बैठक की और कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं से विमर्श कर राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में 12 जुलाई को अपने पत्ते खोलेंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने मुर्मू को अपना समर्थन दे दिया है।
अगली बड़ी खबर, नुपुर शर्मा के समर्थन पर मिले धमकी तो करें कॉल, हिंदुओं की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। आपको बता दें कि सिर कलम गैंग के खिलाफ हिंदुवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने सोशल मीडिया के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल समेत दूसरे राज्यों में भी जारी किए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में इस्लामिक जिहादियों द्वारा विभिन्न जगहों से हिंदुओं को डराने धमकाने की खबरें आ रही हैं। इन सभी को देखकर विश्व हिंदू परिषद ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता देश भर के हिंदुओं की रक्षा करेंगे। हेल्पलाइन नंबर के जरिए यदि किसी हिंदू पर हमला होता है तो वो पहले स्थानीय पुलिस से मदद मांगे। यदि वो उनकी मदद ना कर सकें तो बजरंग दल के नेता उनकी मदद करेंगे। आपको बता दें कि बयान में आगे बताया गया है कि 20 प्रांतों के नंबर जारी हुए हैं। भविष्य में और भी नंबर जारी होंगे। किसी भी हिंदुओं को यदि मदद की जरूरत होगी तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उसकी मदद करेंगे। आपको बता दें कि अभी ट्विटर पर 35 नंबर शेयर किए गए हैं। यदि आपको भी नंबर चाहिए तो विश्व हिंदू परिषद के ट्विटर हैंडल से फॉलो करें। अगली बड़ी खबर, केसीआर समय से पहले करा सकते हैं तेलंगाना में चुनाव, भाजपा ने भी बदल डाली अपनी रणनीति। आपको बता दें कि फिलहाल भाजपा मिशन दक्षिण के अगले लक्ष्य तेलंगाना के लिए व्यापक रणनीति पर तेजी से अमल करने में जुट गई है। उसे आशंका है कि इस बार भी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव समय से पहले ही चुनाव करा सकते हैं ताकि सत्ता विरोधी माहौल को कम किया जा सके। हालांकि उनकी राह में एक बड़ी बाधा कांग्रेस है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस भले ही कमजोर दिखे लेकिन तेलंगाना में वो अभी सत्तारूढ़ टीआरएस के बाद में दूसरी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के सामाजिक समीकरण और राज्य के युवा नेतृत्व को भाजपा गंभीरता से ले रही है। भाजपा ने हैदराबाद में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर तेलंगाना का राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। विधानसभा के कार्यकाल के मुताबिक तेलंगाना में चुनाव अगले साल के आखिर में होने हैं, लेकिन इस बात की चर्चा जोर पकड़ते हुए कि सत्तारूढ़ टीआरएस के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 6 महीने पहले ही अगले साल कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के साथ में तेलंगाना के चुनाव भी करा सकते हैं। दरअसल उस समय भाजपा दक्षिण में अपनी सत्ता वाले कर्नाटक को बरकरार रखने में व्यस्त होगी तो तेलंगाना पर उसका जोर थोड़ा कम होगा, जिसका लाभ केसीआर उठाना चाहेंगे। इसके साथ ही सत्ता विरोधी माहौल को भी थोड़ा बहुत कम कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि गौरतलब है कि पिछली बार केसीआर ने विधानसभा चुनाव लगभग 6 महीने पहले करा दिए थे ताकि लोकसभा चुनाव के समय मोदी लहर के चलते तेलंगाना प्रभावित ना हो। तेलंगाना की राजनीति में भाजपा इस समय सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है और वो टीआरएस के लिए चुनौती बनती जा रही है। लेकिन भाजपा की राह में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस है। कांग्रेस राज्य में कमजोर हुई है लेकिन उसकी जड़ें पूरे राज्य में फैली हुई हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उसके पास में कार्यकर्ता और समर्थक वर्ग है, जबकि भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों में अभी काफी मेहनत करनी है। ऐसे में टीआरएस के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल के कांग्रेस और भाजपा में बंटने की भी संभावना है। अगली बड़ी खबर, बकरी ईद पर मौलानाओं ने की बड़ी अपील, कहा सड़क पर ना पड़े नमाज और कुर्बानी भी घर में करें। ये आपको बता दें कि ईद उल अजहा को लेकर तैयारियां तेज हैं। मस्जिदों और ईदगाहों में साफ सफाई पूरी हो गई है। सरकार की गाइडलाइन के बाद मौलानाओं ने लोगों से घर के अंदर ही कुर्बानी करने और सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की है। आपको बता दें कि जमीयतुल अंसार, जमीयतुल उलेमा सहित अन्य संगठनों ने नमाज के लिए मस्जिदों की छत पर टेंट लगाने की बात कही है। कुर्बानी की भी नहीं करने की अपील की गई है। लोगों से सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो शेयर नहीं करने को भी कहा गया है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से लोग घरों में ही नमाज पढ़ रहे थे। इस बार मुस्लिम समाज के लोग बकरीद मनाएंगे। ईदगाह और मस्जिदों में 2 साल बाद बकरीद की सामूहिक नमाज पढ़ेंगे। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सड़क पर नमाज नहीं होगी। आपको बता दें कि इसको लेकर सबसे बड़ी चुनौती है कि मस्जिदों में जगह की कमी है, इसलिए मस्जिदों की छतों की साफ सफाई की गई है। मुफ्ती बनारस अब्दुल बातिन नेमानी ने कहा कि कुर्बानी की नुमाइश नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। अगली बड़ी खबर, देवघर के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने खोला खजाना, करेंगे 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी देवघर में भगवान शिव के मंदिर में दर्शन भी करेंगे, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समाचार एजेंसी भाषा की एक खबर के मुताबिक पीएमओ ने कहा कि झारखंड में नई परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, संपर्क बढ़ाने और क्षेत्र में जीवन जीना आसान बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। और बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, द्रौपदी मुर्मू को देंगे वोट, पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ, अखिलेश यादव पर बोला हमला। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव अब पूरे तरीके से बगावत के मूड में आ गए हैं। राष्ट्रपति पद के विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा की जगह उन्होंने एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का ऐलान कर दिया है। शिवपाल यादव ने आगे की रणनीति भी साझा की और भतीजे अखिलेश यादव पर कई हमले करते हुए निशाना भी साधा। यहां तक कहा कि उनमें परिपक्वता की कमी है, इससे पार्टी कमजोर हो रही है। शिवपाल यादव ने द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाने पर पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की है। एक टीवी चैनल से बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मुझे समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, सपा के टिकट पर ही विधायक बना, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी की किसी भी बैठक में मुझे नहीं बुलाया जाता। यहां तक कि राष्ट्रपति पद के विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा की बैठक में भी मुझे नहीं बुलाया गया। शिवपाल यादव ने कहा कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया तो उनके निमंत्रण पर द्रौपदी मुर्मू के डिनर में गया था। योगी जी ने मुझसे वोट मांगा, इसके बाद मैंने तय किया है कि द्रौपदी मुर्मू को ही वोट दूंगा। शिवपाल यादव ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। आगे की रणनीति पर शिवपाल यादव ने कहा कि अब तो समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी बैठक या आयोजन में बुलाया नहीं जाता, इसे लेकर कई बार शिकायत भी कर चुका हूं। ऐसे में साथियों से मिलकर अब आगे के लिए कोई निर्णय लिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, असम में बाढ़ से 30 से 40 हजार घर हुए ध्वस्त, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगी मदद। ये आपको बता दें कि असम में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हाल ही में आई भारी बाढ़ से असम में 30 से 40 हजार घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। शुक्रवार की शाम एक बैठक के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को बाढ़ से हुए नुकसान से अवगत कराते हुए मदद मांगी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमित शाह से बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अग्रिम राशि जारी करने का अनुरोध किया है। और ये बड़ी खबर, भारत में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 18,000 से ज्यादा नए मामले। आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,840 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पिछले 24 घंटे में ही 43 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 16,104 रही है। इसके चलते भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या अभी भी ज्यादा है। आपको बता दें कि फिलहाल लगातार कोरोना वायरस का कहर जारी है और कई राज्यों में मास्क को भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।